Hello everyone, in this series of Easy Tricks to Remember, we are going to complete Parliamentary Committees. दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम एम लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज विद इजी ट्रिक्स विद क्लैरिटी कंसेप्ट। जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, मैं उनको बता दूं कि ये सीरीज जो है ना एक एक्सक्लूसिव सीरीज है। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर ना इस तरीके से पॉलिटी लक्ष्मीकांत कोई कंप्लीट नहीं करा सकता, इस तरीके से कोई याद नहीं करा सकता, समझा नहीं सकता। ठीक है, तो इस सीरीज का मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। आप इसके अंदर सब कुछ रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, प्लस ये एग्जाम ओरिएंटेड है, दैट मीन्स कि इसके अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। प्लस मैं आपको सारे पीवाईक्यूज भी सोल्व करवा रहा हूँ और जितने भी चैप्टर्स है ना आपके एम लक्ष्मीकांत के, वो सब कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर की, वो आप वॉच कर सकते हो हमारे चैनल पर। ठीक है, और इसके अंदर हम स्टेट पीसीएस एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है ना, वो सब कवर कर रहे हैं। और ये हमारी कुछ अपकमिंग सीरीज है जो आपको चैनल आईएएस गाइड पर ही मिलेंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, इनमें से आप चैप्टर वाइज अपने एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर सकते हो विद इजी ट्रिक्स विद क्लैरिटी कॉन्सेप्ट। और दोस्तों, इसकी एक वीडियो देख लेना। ठीक है, आप एक वीडियो देखने के बाद ना, कोई सी भी एक वीडियो देखने के बाद आप मेरे से यही बोलोगे, थैंक यू सर। ठीक है, मजा आ गया मुझे। ठीक है, तो इसके अंदर हम सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ नहीं छोड़ रहे, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो आपको प्रीलिम्स का एग्जाम हो। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, देखो हमारे गोल्डन रूल्स की वीडियो बनी पड़ी है। ठीक है, टू क्लियर टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो वीडियोस भी देखनी है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया कि आपको टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपने हथियारों को कैसे मजबूत मजबूत करना है। ठीक है, तो उन गोल्डन रूल्स की वीडियोस को आप देख लेना एक बार, उस पर अच्छे खासे लाइक आ रखे हैं हमारे, अच्छे खासे व्यूज भी हैं। ठीक है, वो आपको चैनल पे ही मिल जाएगी। प्लस दोस्तों, देखो जो न्यू है ना, मैं उनको ये थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक है। ठीक है, अब इसके अंदर चैप्टर नंबर 23 हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज है। अब इसके अंदर चाहे वो मीनिंग हो पार्लियामेंट्री कमेटीज का, चाहे फंक्शंस हो, जो भी है ना, सब इस आप सीरीज के अंदर कंप्लीट मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई पार्लियामेंट्री कमेटीज, हमें पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरत क्यों है? बिकॉज पार्लियामेंट डज नॉट हैव टाइम। तो टाइम से इसे मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, और ये आपके लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करने वाले हैं कंसल्टेटिव कमेटीज के बारे में आगे। तो कंसल्टेटिव कमेटीज के बारे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखो कंसल्टेटिव कमेटीज which also consist of members of parliament are not parliamentary committees because they do not fulfill above four conditions। अब ये फोर कंडीशंस और ये कंसल्टेटिव कमेटी सब डिस्कस कराऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, सब कुछ याद कराऊंगा, सब समझाऊंगा। प्लस दोस्तों, ये हमारी एक्टिव रिकॉल की पीडीएफ है चैप्टर वाइज एम लक्ष्मीकांत की, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आपको यूज करना है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बता रखी है कि इसके अंदर इस वीडियो को इस पीडीएफ को कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, अगर आप शुरुआत से मेरी वीडियोस को देख रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि इस पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। बाकी अगर आप न्यू है ना, तो प्ले लिस्ट के ना स्टार्टिंग के 2 से 3 वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसके अंदर सब कुछ याद कराने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, सब कंप्लीट करा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई पार्लियामेंट्री कमेटीज? तो पार्लियामेंट्री कमेटीज हमने क्यों बनाई, क्यों जरूरत है हमें? बिकॉज पार्लियामेंट डज नॉट हैव टाइम। तो पार्लियामेंट के पास और भी काम होते हैं। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो ये सब काम कर सके। क्या? वो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो टी से आपको याद रखना है नो एडुकेट टाइम, कि उनके पास एडुकेट टाइम नहीं है पार्लियामेंट के पास, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई है। आई से आपको याद रखना है वो इन्वॉल्वमेंट्स, इन्वॉल्वमेंट्स किस चीज में? टू मेनी इन्वॉल्वमेंट्स विद वेरिड कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनस फंक्शंस। तो देखो भाई साहब, पार्लियामेंट जो है ना, इन कामों में फंसी पड़ी है, वेरिड कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनस फंक्शन किसके? भाई लेजिस्लेटिव फंक्शंस ना पार्लियामेंट के। ठीक है, इसलिए तो उनके पास टाइम नहीं है। एम से क्या है? मैसिव, बिग एंड डाइवर्स। जो उन लॉज बनाते हैं ना, जो उनके फंक्शन हैं पार्लियामेंट के, बहुत मैसिव हैं, बिग हैं, डाइवर्स हैं। प्लस ई से क्या है आपका? नो एक्सपर्टीज फॉर डिटेल्ड स्क्रूटनी। ठीक है, अब पार्लियामेंट एज अ होल काम करता है। ठीक है, एज अ होल मतलब वोटिंग वगैरह होगी, अब कोई मिनिस्ट्री वगैरह कोई बिल पास करा सकती है तो करा सकती है, बट अब उस बिल के अंदर खामियां देखने के लिए, क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ क्या बुराइयां हैं, ठीक है, मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए
कोई एक्सपर्टीज कमेटी नहीं होती। तो इसलिए हमें ये एक्सपर्टीज कमेटीज बनानी होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज, कि उसकी वो डिटेल स्क्रूटनी कर सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स अ कमेटी दैट हैज सर्दी। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज का मतलब क्या है? जिसको सर्दी लग जाए, ठीक है, कमेटी को सर्दी लग जाए। तो इससे याद करना है आपको ऐसे कि पार्लियामेंट कमेटीज के पास क्या होगा? सेक्रेटरीट होगा ऐसे। ठीक है, सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा या तो राज्यसभा, या तो लोकसभा उस कमेटी को सेक्रेटरीट प्रोवाइड करेगा या तो फिर राज्यसभा करेगा। ए से आपको याद रखना है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इलेक्टेड बाय द हाउस या तो नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर या चेयरमैन। लोकसभा का होगा तो लोकसभा के अंदर स्पीकर करेंगे, और राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा में चेयरमैन करेंगे। आर से क्या रखना है? रिपोर्ट टू द हाउस और द स्पीकर या चेयरमैन। ठीक है, अब एक पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है ना, ये अपनी रिपोर्ट जब स्क्रूटनी वगैरह कर लेंगे, या तो वो हाउस के सामने रख देंगे, या तो वो स्पीकर या तो चेयरमैन के सामने रख देंगे। ठीक है, अब हम बार बार चेयरमैन और स्पीकर यूज नहीं करने वाला, आपको ये ध्यान रखना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, और डीआई से क्या रखना है? डायरेक्शन, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। तो स्पीकर और चेयरमैन इनको डायरेक्शन देंगे, भैया इस डायरेक्शन में आपको काम करना है, तो ये काम करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कंसल्टेटिव कमेटीज जो है ना, पार्लियामेंट्री कमेटीज नहीं होती। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट फुलफिल अबव 4 कंडीशन, सर्दी वाली। ठीक है, कि सर्दी वाले 4 कंडीशन पार्लियामेंट्री कमेटीज में नहीं होती। दैट्स व्हाई पार्लियामेंट्री कमेटीज आर नॉट कंसल्टेटिव कमेटीज आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटीज। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ कंसल्टेटिव कमेटीज। ठीक है, तो कंसल्टेटिव कमेटीज जो है पार्लियामेंट्री कमेटीज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इनके पास 4 फंक्शंस नहीं है। ठीक है, बट कंसल्टेटिव कमेटीज आपको पता होना चाहिए कि कंसल्टेटिव कमेटीज के फीचर्स क्या है फिर। तो इनके पास होती है वॉलंटरी मेंबरशिप। ठीक है, वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब जो मेंबर चाह सकता है कि भैया मुझे इस कमेटी का मेंबर बनना है, कंसल्टेटिव कमेटीज का, वो बन सकता है। इट इज कि वॉलंटरी है वो, मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज। आई से क्या है? इनफॉर्मल डिस्कशन। भैया पार्लियामेंट्री कमेटीज तो नहीं है तो फॉर्मल तो नहीं होगा, दैट इज इनफॉर्मल डिस्कशन होंगे इसके अंदर। एम से यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री होती है ना, वो इसे कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ठीक है, अब आगे ए से आपको याद रखना है अटैच टू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। अब ये कंसल्टेटिव कमेटीज है, नाम से पता चल रहा है कंसल्ट करने वाला काम है इनका। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी या डिपार्टमेंट होगा उससे ये अटैच्ड होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड डिसॉल्व विद लोकसभा। तो कंसल्टेटिव कमेटी जो है वो लोकसभा के साथ चलेंगी। ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रही है तो कंसल्टेटिव कमेटीज भी डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट भी लोकसभा के बनने के बाद ही होंगी। लोकसभा का फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तब जाकर ये कॉन्स्टिट्यूट भी होंगी। ठीक है, तो विमल फंक्शन है किसके? फीचर्स हैं कंसल्टेटिव कमेटीज के। अब मैक्सिमम या मिनिमम मेंबर्स इन कंसल्टेटिव कमेटीज में कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम हो सकते हैं 10 और मैक्सिमम हो सकते हैं 30। ठीक है, ये भी आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक बात और दोस्तों, ये मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में वैसे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब जिन्होंने पार्लियामेंट वाली वीडियोस नहीं देखी ना, आज जाकर देख लेना भाई साहब, बहुत काम की वीडियो आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ठीक है, तो मीटिंग ऑफ कंसल्टेटिव कमिटीज कैन हैपन बोथ ड्यूरिंग द सेशन एंड द इंटर सेशन पीरियड ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है बताओ? बिटवीन द 2 सेशन 6 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, अब ये प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है, इनके सब लोकसभा, ये मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। दैट मीन्स मैं आपको यहाँ ये पढ़ा रहा हूँ कि कंसल्टेटिव कमेटी जो है वो पार्लियामेंट से चलती है। तो सेशन हो तब भी चलेगी, सेशन नहीं हो मतलब रिसेस हो, रिसेस का टाइम हो, ठीक है, इंटर सेशन हो, तब भी ये पार्लियामेंट्री कमेटीज वर्क कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ दैट मिनिस्ट्री। अब देखो, इसे समझने के लिए ना साफ बात, इसका एग्जाम्पल लो। अभी होम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? अमित शाह। ठीक है, तो अमित शाह जी, ये भाई साहब जी जो है ना, अभी किसी कंसल्टेटिव कमेटी के अगर मेंबर होंगे तो दैट मीन्स कौन होंगे? ये उसके चेयरमैन बनेंगे डायरेक्ट ये। तो ठीक है, तो आई एम द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑन होम अफेयर्स। देखो क्यों? तो होम मिनिस्ट्री इनके अंडर में है, तो होम मिनिस्ट्री इनके अंडर में है, तो इसकी जो कंसल्टेटिव कमेटी होगी उसके ये क्या होंगे? चेयरमैन होंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, इस तरीके से आपको चीजें याद रहेंगी हमेशा। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी, इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तो स्टैंडिंग का मतलब अपने पैरों पे खड़ा है, दैट मीन्स वो परमानेंट है। एडॉक का मतलब आपको पता है, फॉर दी सिचुएशन, दैट मीन्स टेम्परेरी।
तो देयरफॉर टेम्परेरी एंड सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ टास्क। जैसे इनका काम खत्म हो जाएगा ये भी जो है डिसॉल्व हो जाएंगी ये सारी कमेटीज। ठीक है, अभी इनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। अब स्टैंडिंग है, परमानेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो परमानेंट है तो कॉन्स्टिट्यूट होंगी एवरी ईयर और पीरियोडिकली। ठीक है, एंड द वर्क ऑन द कंटिन्यूस बेसिस, इनका काम जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज बताऊंगा कितनी होती हैं और एडोकेटिव कमेटीज कितनी है हमारे कंट्री के अंदर, मतलब हमारे पार्लियामेंट की। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखो, यूपीएससी ने ना इन कमेटीज के ऊपर ना क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। ठीक है, मतलब आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे इन सारी कमेटीज के ऊपर, तो इसको आपको सही से याद करना है और समझना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल कमेटीज कौन कौन सी होती हैं, इनको याद करने का तरीका है पप्पू एस्टिमेट्स। ठीक है, तो पप्पू एस्टिमेट से आपको याद रखना है, ये वाला पी काट दो बीच वाला, पी पप्पू से, और पी से आप पी ए से मिलेगा आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब नाम से पता चल रहा है कि पब्लिक अकाउंट देखेंगी, अभी आगे डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। और पी यू से आपका है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, और एस्टिमेट से आपका एस्टिमेट कमेटी ही होगा, या फिर इसको बोल सकते हो आप कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी। अब देखो नाम से चल रहा है एस्टिमेट है, तो इसका काम कुछ एस्टिमेट करने होगा। तो एज इट एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड द सजेस्ट इकोनॉमी इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो एस्टिमेट करना काम बजट के अंदर। ठीक है, पॉलिसीज बताना कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, ये सब काम किसका होगा, एस्टिमेट कमेटी का काम होगा। अभी इनको अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथिक्स कमेटी, अब देखो एथिक्स कमेटी के अंदर काम क्या होता है, अब मैंने आपको एथिक्स कमेटी ना PT 365 में पढ़ाया है। ठीक है, PT 365 जो इस साल 2025 के प्रीलिम्स के लिए है, करंट अफेयर्स की सीरीज आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको एथिक्स कमेटी पढ़ा रखा है। तो ये काम इनका होता है लुक्स इनटू CDM। अभी CDM ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है सी से आपका एनफोर्सिस कोड ऑफ कंडक्ट। भाई कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स कराने का काम किसका होता है, एथिक्स कमेटी का काम होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काम, भाई कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ब्रीच कर रहा है कोड ऑफ कंडक्ट को, तो वो एनफोर्स कौन करवाएगा, ये एथिक्स कमेटी करवाएगा। डी से यहाँ पर काम क्या है इसका, मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन दी पार्लियामेंट, तो डिसिप्लिन डेकोरम बनवाने का काम किसका काम होगा, एथिक्स कमेटी का काम होगा। एम से यहाँ पर क्या है, मिसकंडक्ट को देखना, एग्जाम इज दी केसेस ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, अब ये बनी कब थी, तो राज्यसभा के अंदर बनी। ठीक है, विथ 10 मेंबर इन 1997 में। ठीक है, लोकसभा के अंदर 15 मेंबर के साथ बनी इन 2000 में। ठीक है, तो ये भी आपके काम की चीजें और ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कमेटीज टू इंक्वायर। देखिए कमेटीज टू इंक्वायर, इंक्वायर करना मतलब इंक्वायरी करने वाला काम है, इंक्वायरिंग करने वाला। ठीक है, तो इनका काम क्या होगा, इंक्वायरिंग वेदर ही इज प्रिपेयरिंग और नॉट। ठीक है, इंक्वायरिंग ये करना है कि भाई वो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको समझने का तरीका याद करने का, तो PR से मिलेगा आपको प्रिविलेज कमेटी। ठीक है, नाम से बदल रहा है प्रिविलेज, तो प्रिविलेज जो मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अगर कोई ब्रिज हो रहा है तो उसको कौन देखेगा, प्रिविलेज कमेटी देखेंगी। ठीक है, इसे आपको क्या है, एथिक्स कमेटी, ये भी आपको मैंने पढ़ाया CDM फंक्शन इसके। पी से आपका पेटिशन कमेटी, अभी पेटिशन कमेटी का काम क्या होता है, एग्जामिन दी पेटिशंस ऑन बिल्स ऑन मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर जितने भी बिल्स आते हैं उनके ऊपर अगर पेटिशन आ गया कि भैया इस बिल को देखो, तो ये पेटिशन वगैरह कौन देखेगा, तो ये देखेगा पेटिशन कमेटी। एंटरटेन्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू यूनियन बजट। अब देखो भैया जितने भी इंडिविजुअल एसोसिएशन जुड़े पड़े हैं इंडिया यूनियन सब्जेक्ट से, तो उन सबके जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कौन एंटरटेन करवाएगा, ये पेटिशन कमेटी करवाएगा कि भैया अगर यूनियन बजट से रिलेटेड, यूनियन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, एसोसिएशन है, ठीक है, तो अगर उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना, उसको रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो कहाँ जाएगा, पहले वो पेटिशन डालेगा पेटिशन कमेटी के अंदर। ठीक है, प्रिविलेज कमेटी का काम क्या होगा, फंक्शन आर सेमी जुडिशियल इन नेचर, एग्जामिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस केसेस एंड रिकमेंड्स एप्रोप्रिएट एक्शन। तो ब्रिज अगर कोई कर रहा है प्रिविलेज का, ठीक है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको एग्जामिन करने का काम किसका है, प्रिविलेज कमेटी का है, और फिर सजा भी यही देगा। ठीक है, तो सेमी जुडिशियल है ये नेचर में। ठीक है, तो ये याद रखना है तुम्हें। आगे कमेटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। ठीक है, तो स्क्रूटिनाइज और कंट्रोल करने वाला जो कमेटीज होंगी वो कौन कौन सी है, तो वो है पेपर्स लेड ऑन टेबल गोज फॉर वेलफेयर ऑफ SCs एंड ST। ठीक है, तो कमेटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, ये कौन कौन सी कमेटीज है, तो कमेटीज ऑन गोज, गोज का यहाँ पर जिसे आपको मिलेगा गवर्नमेंट एसओएनसीज, ओ से आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऐसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन,
कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल एंड कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। ये सारे कौन सी कमेटीज हैं? तो स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल करने वाली कमेटीज हैं। ठीक है, अभी इनको आगे हम डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। कमेटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। तो डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस को देखने वाले जो कमेटीज होंगी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि हम पहले प्राइवेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल वगैरह देखेंगी। ठीक है, तो कमेटीज ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन भी एक कमेटी मिलेगी आपको। ठीक है, बिजनेस के लिए भी एक कमेटी है हमारे पास, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। रूल्स के ऊपर भी हमारी कमेटी है, एक रूल्स कमेटी, रूल्स वगैरह बनाएगी। ठीक है, रूल्स को देखेगी, वो रूल्स कमेटी करेगी काम। बिजनेस कैसे चलेगा पार्लियामेंट का, वो सब कौन देखेगा? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखेगी। अब्सेंस, कमेटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सीटिंग ऑफ द हाउस। अब देखो भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, विदाउट एप्लीकेशन दिए ना छुट्टी में छुट्टी मारा जा रहा है, तो इसकी अब्सेंस वगैरह कौन देखेगा? तो ये एब्सेंस कमेटी देखेगी। ठीक है, अगर वो ज़्यादा दिन का अब्सेंस मारते हैं तो पता है ना क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर। ये मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाउस कीपिंग कमेटी ऑन सर्विस कमेटी। ठीक है, और सर्विस कमेटी बोल सकते हैं या हाउस कीपिंग कमेटी ही बोलते हैं। ठीक है, हाउस कीपिंग से समझ में आ रहा है ना, हाउस कीपिंग जैसा काम है कुछ, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे सर्विस कमेटीज। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है यही, GALS हाउस। ठीक है, तो कमेटी क्या होती है? ये होती है दिस कमेटीज कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स। तो जो फैसिलिटीज सर्विसेज मिलने चाहिए ना मेंबर्स को, तो वो उसके ऊपर कमेटी एक बनी पड़ी है कि भैया फैसिलिटीज कैसे मिल रही है इनको, नहीं मिल रही है। ठीक है, सर्विस कैसे मिल रही है इनको, नहीं मिल रही है, ये सब वगैरह कौन देखेगा? तो ये कमेटीज देखेंगे, हाउस कीपिंग कमेटीज। तो GA से यहाँ पर आपका है जनरल पर्पस कमेटी, L से आपका लाइब्रेरी कमेटी, और S से हमारा सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट कमेटी, और हाउस से आपका हाउस कमेटी है। ठीक है, हाउस कमेटी से पता चल रहा है हाउस के लिए इनके। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने बताया था ना स्टैंडिंग कमेटीज, एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग थी हमारी परमानेंट, एडॉक थी हमारी टेम्परेरी। ठीक है, तो एडॉक में भी आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे, एक होंगी एडवाइजरी कमेटी और सेकंड होगी इंक्वायरी कमेटी एडॉक में। ठीक है, एडॉक मतलब टेम्परेरी, तो हम एक एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं जो एडवाइस देगी, और इंक्वायरी मतलब जो इंक्वायरी करेगी। ठीक है, तो टेम्परेरी में भी ये 2 कमेटीज मिलेंगी हमारी। तो एडवाइजरी कमेटी जो है मिलेगा वो एडवाइज बिल, बिल के बारे में एडवाइस देंगी, और इंक्वायरी कमेटी वो इंक्वायरी करेगी रिपोर्ट को। ठीक है, तो एडवाइजरी कमेटी में काम क्या होगा इनका? टू कंसीडर एंड मेक रिपोर्ट्स ऑन पर्टिकुलर बिल, किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर कंसीडर करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे एडवाइजरी कमेटी थ्रू अ सेलेक्ट कमेटी ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस और ज्वाइंट कमेटी ऑफ बोथ हाउसेज। ज्वाइंट कमेटी में दोनों हाउस के मेंबर्स आ जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा, और सेलेक्ट कमेटी के अंदर मतलब कोई एक हाउस से आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई एक कमेटी बनाकर ये उसके ऊपर एडवाइजरी देंगे, एडवाइस देंगे बिल के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ मोशन बाय द हाउस इन विच बिल कम्स अप फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है, अब देखो राज्यसभा के अंदर कोई बिल आया है तो राज्यसभा एक ये एडवाइजरी कमेटी बना सकती है, या फिर लोकसभा के अंदर आया तो लोकसभा बना सकती है एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, अब उसके अंदर ये मोशन पास कराना पड़ेगा हाउस के अंदर, तभी आगे एडवाइजरी कमेटी बनेगी। इंक्वायरी कमेटी टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर इंक्वायरी करने का काम किसका होगा? ये इंक्वायरी कमेटी का होगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लोकसभा ऑन अ मोशन। ठीक है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही इसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई वो नहीं है कि भैया लोकसभा करेगी राज्यसभा, लोग दोनों ही कर सकती है, या उसके लिए भी जो है पार्लियामेंट को या फिर लोकसभा या राज्यसभा को मोशन पास करना पड़ेगा इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए भी। ठीक है, और ये कौन करेगा भैया, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? तो ये करेंगे स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, लोकसभा के लिए स्पीकर और राज्यसभा के लिए चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं। एडवाइजरी कमेटीज नॉट जस्ट गिव एडवाइस बट आल्सो फॉलो अ प्रोसीजर। तो एडवाइजरी कमेटी को ना जस्ट एडवाइस देने का काम नहीं होता, उनको एक प्रोसीजर भी फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हो 8 बिल्स प्रो। ठीक है, तो जो भी वो बिल लेना उसके ऊपर उनको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, और जो प्रोसीजर उनको फॉलो करना है ना वो लिखा हुआ होगा आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, और जो उनको डायरेक्शन मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी? वो स्पीकर या चेयरमैन, स्पीकर इन लोकसभा, चेयरमैन इन राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो बनी थी वो बनी थी 1921 के अंदर। ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, और इनके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं
15 मिलेंगे आपको लोकसभा से और 7 मिलेंगे राज्यसभा से। ये बिल्कुल याद कर लो आप, ठीक है, ये तो पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। आगे देखो, केज सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, वो है पीएफए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 ऑडिट रिपोर्ट का काम केज का होता है और ये किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को करता है। इस चीज को याद कर लो अभी के अभी। अब देखो, ये तो हमारे फॉर्मर केज है, ठीक है, चेयरमैन है केज के, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। शायद मे भी उनका नाम है संजय मूर्ति, कोई नाम है, ठीक है, के संजय मूर्ति है शायद। एक बार आप मुझे ये कंफर्म कर दो जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो केज जो है कौन कौन सी रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, सबमिट कौन कौन सी करेगा। तो ऑडिट जो है, ऑडिट रिपोर्ट जो है पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर, ठीक है। अभी पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होती है अभी आगे समझाऊंगा। तो पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर जो रिपोर्ट बनाएगा केज, वो सबमिट करेगा, ठीक है। 3 बॉक्स है तो 3 से याद रखो। तो ऑडिट रिपोर्ट किसके ऊपर, फिनांस अकाउंट के ऊपर भी, ठीक है, कौन करेगा, ये केज करेगा। किसको सबमिट, प्रेसिडेंट को। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अभी फाइनेंस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये तो मैं आपको बजट वाले सेशन में पार्लियामेंट के पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन स्क्रूटिनाइजिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ केज ऑन इट, पीएससी हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ एलसीआर, ठीक है। तो जितने भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं ना, तो उसको स्क्रूटिनाइज पीएससी करेगी ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने एलसीआर वाला काम कर लिया है, ठीक है। अभी एलसीआर क्या होता है, लीगली अवेलेबल, और सी से आपका कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी, और आर से आपका आर इन लाइन विथ रूल्स। अभी इसको समझाता हूँ। देखो, एल से आपको ये समझना है लीगली अवेलेबल, दैट मीन्स कि द मनी दैट हैज बीन डिसबर्स्ड वाज लीगली अवेलेबल फॉर द अप्लाइड सर्विस और पर्पस, ठीक है। तो जिस सर्विस के लिए पैसा दिया गया था ना, एलोकेट किया गया था, ठीक है, जो मनी दिया गया था, जिस पर्पस के लिए दिया गया था, वो सही से डिस्पर्स हो गया है, ठीक है, और लीगली अवेलेबल है। लीगली मतलब कानूनी, ठीक है। अब सी से यहाँ पर क्या है, द एक्सपेंडिचर कॉन्फर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्नस इट, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर दिया गया है ना अथॉरिटी को, तो वो ये चीज कंफर्म कर दे अथॉरिटी कि हाँ उनको पैसा मिल गया है, और वो एक्सपेंडिचर भी खुद से कर रही है जो गवर्न कर रही है इस चीज को, ठीक है। और सी आर से क्या है, रूल्स का मतलब एवरी रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है, हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रेटेड रूल्स, ठीक है। जो भी उसका रेटेड रूल है ना, उसके हिसाब से जो है ना रीअप्रोप्रिएशन होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन की स्क्रूटिनाइजिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग, अब रूल्स के अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए, ठीक है, कोई भी काम हो, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब केज एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पीएससी, ये याद कर लो दोस्तों। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ना, जो केज है इनका दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है, गाइड है, फिलोसफर है। तो केज बताता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो केज से यहाँ पर लिखो आप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वो इसके सी ए जी में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, और इसको ब्रेक करो। सी से आपको रखना है अकाउंट्स कमेटी, और जी से गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो केज जो है गाइडर है, ठीक है, फ्रेंड है, फिलोसफर है, किसका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ये आपको याद रखना है हमेशा। अब एक बात और, ये आपका मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस वैलिडेशन है आपके लिए। श्री ए के चंदा ने बोला है कि पीएससी ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इज अ पावरफुल फोर्स इन द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो एक पावरफुल फोर्स है अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है। द ट्रेडिशन एस्टेब्लिश एंड कन्वेंशन डेवलप्ड बाय द पीएससी conform to the highest tradition of a parliamentary democracy। तो जो भी ट्रेडिशन जो है स्टेब्लिश हुए, जो भी कन्वेंशन डेवलप हुए हैं ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा, ये चीज दिखाता है, शो करता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, हमारी कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और ये आपके मेंस वैल्यूडेशन में काम आएगा बहुत अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना बाय श्री ए के चंदा। आगे बढ़ते हैं। देखो, एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में जान लो, देखिए, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो 30 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 30 मेंबर्स होंगे इसके अंदर। और जितने भी मेंबर्स होंगे ना, वो सब के सब कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, 30 लाख एस्टिमेट बाय द जॉन मठाई। अब देखो जॉन मठाई के बारे में भी आगे बताता हूँ मैं आपको। तो 30 मेंबर्स होंगे, ठीक है, ऑल फ्रॉम 30 मेंबर कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे, ठीक है। अब एस्टिमेट से कमेटी का काम क्या होता है, तो पैसा को एस्टिमेट करना, ठीक है।
तो ओरिजिन क्या है एस्टिमेट्स कमेटी का? देखो प्री इंडिपेंडेंस में देखोगे ना, ठीक है, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो ये स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी थी जो सेटअप हुई थी हमारी 1921 में। ठीक है, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखो, जब हमें आज़ादी मिलेगी तो फर्स्ट एस्टिमेट जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई वो हुई थी हमारी 1950 में। किसके रिकमेंडेशन पे? तो जॉन मठाई जी के। ठीक है, उस टाइम के क्या था, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब जॉन मठाई के बारे में जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई 1950 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई जी हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ये हमारे सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हमारे आर के शानमुगम चेती। ठीक है, और फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? ये एसबीआई के इन 1955 में। और उन्होंने ही प्रपोज किया था सेटिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट ऑफ 1952-51। ये आपके देखो मेंस में भी काम आएगा खैर, और आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कृष्णा मेनन जी के बारे में तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाज क्रिएटेड इन 1964। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है 1964 में बनी थी, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? वो बनी थी कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अब ये हमारे क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर एंड इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग द डीआरडीओ इन 1958। तो इनका बहुत अच्छा काम रहा है, बहुत भागीदारी रही है इनकी डीआरडीओ को एस्टेब्लिश करने में इन 1958 में। ठीक है, वन ऑफ द मेजर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो एक आर्किटेक्ट है हमारे, ठीक है, वन ऑफ दी, एंड एक्टेड एज जवाहरलाल नेहरू डिप्लोमेट। तो जवाहरलाल नेहरू जी के हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ये डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। फाउंडेड इंडिया लीग इन लंदन इन 1928। 1928 में इन्होंने लंदन में क्या बनाया था? इंडिया लीग बनाया था। ठीक है, टू डिमांड टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इंडिया लीग बनाया था इन्होंने कि भैया वो डिमांड कर रहे थे टोटल इंडिपेंडेंस हमें मिले, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। आगे बढ़ते हैं। 3 फाइनेंशियल कमेटीज एंड चेयरपर्सन। ठीक है, तो हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज के बारे में। ठीक है, तो इसके मेंबर्स आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर्स होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको 22 मेंबर्स मिलेंगे, 15 मिलेंगे फ्रॉम लोकसभा, 7 मिलेंगे राज्यसभा से। एस्टिमेट्स कमेटी में सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, और इसके मेंबर्स होंगे टोटल 30। 22 होंगे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अंदर, और 15 यहाँ पर मिलेंगे आपको लोकसभा से, और 7 मिलेंगे फ्रॉम राज्यसभा से। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। और इनके चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? तो स्पीकर ही करता है, देखना तीनों में। ठीक है, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी में अपोजिशन से ही हमारा जो है चेयरमैन निकल के आएगा। ठीक है, अपॉइंट होगा, और ये कन्वेंशन के थ्रू है। और इस तीनों के अंदर ना जो चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन जो होगा तीनों के अंदर कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा इन तीनों कमेटी के अंदर। ठीक है, जो भी चेयरमैन बनेगा। लेकिन मैंने आपको एडवाइजरी कमेटी के अंदर बताया था कि जो एडवाइजरी कमेटी के अंदर कंसर्न मिनिस्ट्री के जो है जो मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन बनता है एडवाइजरी कमेटी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये एडवाइजरी कमेटी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिशन से निकल के आएंगे, ठीक है, चेयरमैन। और एस्टिमेट कमेटी से, ठीक है, रूलिंग पार्टी से होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी वाले मेंबर ही होते हैं जो एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हैं, तो एस्टिमेट जो है ये अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए रूलिंग पार्टी से होता है। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी से जो होगा वो कहाँ से होगा? लोकसभा से होगा चेयरमैन। ठीक है, तो लोकसभा से अपॉइंट कराया जाएगा, ठीक है, बाय द स्पीकर। और देखो पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? पब्लिक अंडरटेकिंग आर बिल्ट विद पीपल्स मनी। सो पीपल्स हाउस कौन होता है? लोकसभा होता है। मेंबर कैन हैव बेटर चेक। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो एक बात और दोस्तों, इसके जो मिनिस्टर होता है ना, मैंने बताया था अभी कि जो मिनिस्टर होता है वो स्टैंडिंग कमेटी का जो है चेयरमैन नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने समझाया भी है, सिंस आई एम द मिनिस्टर आई एम नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। तो किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर ही नहीं हो सकता, तो चेयरमैन क्या बनेगा ये? ठीक है, इन केस अ मेंबर, ठीक है, जो पहले से एक मेंबर था स्टैंडिंग कमेटी का, अगर वो मिनिस्टर बन जाता है तो क्या होगा? तो देन ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द कमेटी। तो वो जो कमेटी का मेंबर था उसे वो छोड़ देगा, उस मेंबरशिप को छोड़ देगा, फिर वो मिनिस्टर कहलाएगा। ठीक है,
अब आगे देखो, द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द फाइनेंशियल कमेटी। अभी फाइनेंशियल कमेटीज का क्या इफेक्टिवनेस है, ठीक है, बट ये लिमिटेड है, ठीक है, बाय पोस्टमार्टम ऑफ डेट, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस जो है फाइनेंशियल कमेटीज की वो लिमिटेड है बाय पोस्टमार्टम ऑफ डेट। हाउ, देखो ये सारे पॉइंट्स ना आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए भी ले सकते हो, एस्टिमेट्स कमेटी के लिए भी ले सकते हो, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो ना, इट वर्क्स इन द नेचर ऑफ पोस्टमार्टम, ठीक है, मतलब डेड होने के बाद पोस्टमार्टम करा जा रहा है। तो इनकी जो पावर्स है ना, कि ये फ्रांसीसी कमेटीज है, एक तरीके से ये है कि मतलब पैसा हमने पहले ही एलोकेट कर दिया, एलोकेट करने के बाद हम इनको कमेटीज को काम दे रहे हैं कि भैया चेक करो ये पैसा जो सही से एलोकेट हुआ था और सही जगह हुआ था या नहीं। अब ले भाई, पहले ही तुमने क्या कहते हैं पैसा दे दिया कंसर्न मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को, अब क्या, अब क्या कर सकते हैं ये, ठीक है। अब तो सिर्फ रिपोर्ट दे सकते हैं ना, एडवाइस दे सकते हैं ना। अगर तुम इनको काम पहले से दे दो कि भाई कितना कितना करना है लोकेशन, ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन भैया नहीं, ऐसा तो नहीं है, पहले अप्रोप्रिएशन पास हो जाता है सब कुछ, तब जाके इनको काम दिया जाता है कि हाँ भाई इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। तो डी से यहाँ पर क्या है, कांट इंटरवीन इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन नॉर क्वेश्चन ब्रॉड पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। That means public account committee not vested with the power of disallowance of the expenditure by the departments, ठीक है। तो इनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो डिस अलाउ कर दे, ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर करा जा रहा है डिपार्टमेंट के थ्रू उसको डिस अलाउ कर दे, ठीक है, इतनी पावर तो इनके पास है ही नहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। प्लस ये डे टू डे एडमिशन को भी नहीं देख पा रहे, ठीक है, इंटरव्यू नहीं कर पा रहे। चलो इसे यहाँ पर क्या है, नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, तो कांट इशू एन ऑर्डर, कोई इशू ऑर्डर कर नहीं सकते, ओनली पार्लियामेंट कैन टेक फाइनल डिसीजन ऑन इट्स फाइंडिंग, ठीक है, जो भी ये फाइंडिंग करते हैं ना उसके ऊपर पार्लियामेंट डिसीजन ले सकती है, कमेटी थोड़ी नहीं ले सकती। तो इनके पास लैक्स एक्सपर्टीज होती है, नो एक्सपर्ट असिस्टेंस लाइक केज, भैया केज के अंदर तो भैया पढ़े लिखे लोग आते हैं, ठीक है, तो इनके ये तो क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, इनके पास तो एक्सपर्टीज होती है केज पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है, एडवाइजरी रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, जो भैया एडवाइस देते हैं वो बाइंडिंग ही नहीं होता। डी से क्या, डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी वोटेड इवन विदाउट रिपोर्ट, भैया रिपोर्ट आई नहीं, डिमांड ऑफ ग्रांट्स के लिए वोट डल गए पार्लियामेंट के अंदर, पैसा पास हो गया डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर क्या फायदा रिपोर्ट बनाने का। तो इसी देखो, इसी यहाँ पर क्या है बताओ, एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एग्जामिन द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर इट हैज बीन वोटेड बाय पार्लियामेंट, यही तो मैंने बताया, भैया पार्लियामेंट ने वोट डाल दिया, पैसा एलोकेट कर दिया, तब जाके एग्जामिन कर रहे हैं ये, क्या फायदा। तो एग्जामिन एस्टिमेट्स कमेटी कैन कवर ओनली सिलेक्टेड मिनिस्ट्री, नहीं है, और सारी मिनिस्ट्री को कवर भी नहीं कर रहे, कुछ मिनिस्ट्री को ही कवर करते हैं एस्टिमेट्स कमेटी। और सीपीयू क्या है बताओ, अभी मैंने बताया ना, ये रहा, ये देखो, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कांट एग्जामिन मोर देन 10 to 12 अंडरटेकिंग सीनियर, जितनी भी अंडरटेकिंग ली जाती है 10 से 12 ही लेंगे ही है, ठीक है, उससे ज़्यादा एग्जामिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है, किसकी, फाइनेंशियल कमेटीज की, और ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 24 DRSCs मिलेंगी जो हमने डिवाइड करा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, ठीक है, उनके मेंबर्स ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर। अब 24 DRSC क्या है, ये तो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, ठीक है, तो ये स्टैंडिंग कमेटीज हैं जो डिपार्टमेंट रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपको 16 तो मिलेंगी लोकसभा के अंदर और 8 मिलेंगी राज्यसभा के अंदर। अब इसको याद कैसे करोगे, 8 इंटू 2 होते हैं 16, तो 16 मिलेंगी लोकसभा के अंदर और 8 मिलेंगी राज्यसभा के अंदर। और इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कितने होंगे, वो होंगे 31, 21 होंगे लोकसभा से और 10 होंगे वो आपके राज्यसभा से, ठीक है। तो याद रखना 21 फ्रॉम लोकसभा और 10 होंगे राज्यसभा से, DRSS के अंदर, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, ठीक है। आगे, फंक्शन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज टू प्रिवेंट बेड पॉलिसीज, देखो लिमिटेशन हमने पढ़ लिया, अब इनके जो है पावर्स जानते हैं भैया, क्या इनके पास पावर है, क्या कर सकते हैं ये। तो एग्जामिन तो करते हैं, ठीक है, तो जो बेड पॉलिसी है उनको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो बी से यहाँ पर क्या है, एग्जामिन बिल्स पर्टेनिंग टू
द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। ऐसे यहाँ पर क्या है, कंसीडर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। अब ये तो आपको बेसिक फंक्शन पता ही होना चाहिए। ये कमेटी ये काम ना करे तो क्या करेगी, ये तो काम होता ही है कि वो एग्जामिन करेंगे बिल वगैरह को, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, रिपोर्ट बनाएंगे। कंसीडर डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बिफोर दे आर डिस्कस्ड एंड वोटेड। ये सब चीजें देखेंगे, कौन डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए डिस्कशन वगैरह, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। वोट होने से पहले लोकसभा के अंदर कंसीडर करेंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स को। ये काम किसका होगा, स्टैंडिंग कमेटीज के तो होगा। ये तो इजी है ना, ये तो आपके मेंस में आराम से लिख सकते हो। इट्स रिपोर्ट शुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग ऑफ द नेचर ऑफ कट मोशंस, ठीक है। तो जो इसकी रिपोर्ट है ना, वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कट मोशंस की तरह। जैसे कट मोशन में बताते हैं ना कितना पैसा काट डालो, ऐसा इस तरह की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको पार्लियामेंट में पढ़ा चुका हूँ कट मोशंस क्या होते हैं। पॉलिसीज में क्या है, कंसीडर नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट टू द हाउसेज, ठीक है। तो नेशनल बेसिक जितने भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ये प्रेजेंट किसको करेंगे, हाउसेज को प्रेजेंट कर देंगे। जो भी लोकसभा की होगी तो लोकसभा कर देंगे, राज्यसभा की तो राज्यसभा के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, स्टैंडिंग कमिटीज के। आगे अब देखो, ये मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ वहाँ एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको वहां पर समझा रखी है, ठीक है। Gist procedure shall be followed by each of the standing committees in their consideration of the demand for grants and making a report, ठीक है। तो भैया जितने भी ये स्टैंडिंग कमेटीज होते हैं ना, जब वो कंसिडरेशन करेंगे किसका, डिमांड फॉर ग्रांट्स का, है ना, और रिपोर्ट बनाएंगे, तो उनको ये सारे जो है प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। तो जी से यहाँ पर क्या है, कंसीडर जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लाउजेस ऑफ बिल्स। तो जितने भी जनरल प्रिंसिपल हैं क्लाउजेस एंड बिल्स के, उनको कंसीडर करना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या, ओनली सच बिल इंट्रोड्यूस एंड रेफर्ड। भाई जितने भी बिल जो है इनको दिए गए हैं, ठीक है, कि भैया आपको इतने बिल के ऊपर एग्जामिन करना है, तो सिर्फ उन्हीं बिल्स को ही रेफर करेंगे, इंट्रोड्यूस है ना, जो भी इंट्रोड्यूस हुए थे बिल, सिर्फ उन्हीं बिल्स के ऊपर काम करेंगे ये। ऐसे यहाँ पर क्या, सेपरेट रिपोर्ट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ ईच मिनिस्ट्री। तो इनको सेपरेट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट्स करे जाते हैं ना ईच मिनिस्ट्री के, भैया जितना पैसा चाहिए, ग्रांट चाहिए ईच मिनिस्ट्री को, तो सेपरेट रिपोर्ट बनेगी उनके ऊपर, ठीक है। टी से यहाँ पर क्या है, सेल मेक अ रिपोर्ट इन अ गिवन टाइम। इनको टाइम दिया जाता है भैया कि आपको इतने दिनों के अंदर ही जो है रिपोर्ट बना के देनी है हमें, ठीक है। तो इनका स्पेसिफिक टाइम होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। स्पेशल कमेटीज ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा की कुछ स्पेशल कमेटीज हैं जो आपको राज्यसभा में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो क्या है, एएम पीएम। तो एएम से आपकी कमिटीज ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। पीएम से आपका कमिटीज ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो सबसे पहले प्राइवेट मेंबर्स बिल समझते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। भाई जितने भी एमपीज है ना, ठीक है, अब सारे एमपीज होते हैं, इनमें से कुछ मिनिस्टर होते हैं, तो ठीक है, जो नॉन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और जो नॉन मिनिस्टर अगर बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, तो वो कहलाएगा प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। तो इसके लिए ना हमने एक अलग से कमेटी बना रखी है। तो इनको ना एलोकेट कराया था टाइम फॉर द डिस्कशन ऑन बिल्स एंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय द प्राइवेट मेंबर्स। तो भाई प्राइवेट मेंबर जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है इनके ऊपर डिस्कशन करने का, ठीक है। तो इसके अंदर लोकसभा देखो, राज्यसभा के अंदर तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कमेटी तो सिर्फ लोकसभा की है, ये स्पेशल है ना। तो लोकसभा के अंदर ही से इनके 15 मेंबर्स चुने जाएंगे, ठीक है। और जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता है वो इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा, ठीक है। बट आपको राज्यसभा के अंदर ना इसी तरीके से कमेटी मिलेगी, वो प्राइवेट मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई कमेटी तो मिलेगी नहीं खैर आपको राज्यसभा के अंदर, बट सेम फंक्शन इन द राज्यसभा इज परफॉर्म बाय द बीएसी। तो सेम फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है राज्यसभा के अंदर, वो बीएसी कर रही है, वो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ दैट हाउस, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ दैट हाउस, और वो है प्राइवेट बिजनेस। अब अब्सेंस ऑफ मेंबर्स कमेटी, ठीक है, ये क्या काम करेगी, तो कंसीडर करेगी जितने भी ऑल लीव एप्लीकेशन से, भाई लीव एप्लीकेशन के समझते हो ना, छुट्टी चाहिए होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। एग्जामिन्स द केसेस ऑफ मेंबर्स हु हैव बीन अब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर विदाउट परमिशन। भाई 60 दिन से ऊपर या 60 दिन बराबर, मतलब 60 डेज और मोर डेज, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अब्सेंट होता है हाउस से, ठीक है, विदाउट परमिशन, तो इसको क्या करेंगे, एग्जामिन करने का काम किसका होगा, कमेटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर्स का होगा, ठीक है। कि भैया किस लिए करा गया, ये सब रिपोर्ट वगैरह कौन बनाएगी, कमेटी ऑन अब्सेंस कराएगी बनाएगी, ठीक है। अब लोकसभा से इसके 15 मेंबर्स होंगे। अब राज्यसभा के अंदर ये कौन काम कर रहा है,
तो ऐसी कमेटी तो मिलेगी नहीं कोई आपको राज्यसभा के अंदर, बट इन राज्यसभा ऑल सच मैटर्स आर डेल्ट बाय द हाउस इटसेल्फ। तो खुद हाउस देख लेगी अपना आप ही, ठीक है, राज्यसभा खुद देख लेगी, है ना, अपसेंट इन द हाउस इटसेल्फ खुद देख लेगी, उनमें कोई कमेटी नहीं है ऐसी, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज का। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जुडिशरी को कंप्लीट करेंगे। जुडिशरी, अब जुडिशरी के अंदर आपका होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और लोक अदालत, ठीक है, ग्राम न्यायालय, ये सब कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब तक हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी ये सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट एक बार देख सकते हो जिन्होंने अभी तक प्ले लिस्ट नहीं देखी है इसी ट्रिक्स मेंबर वाली, ठीक है, उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज लक्ष्मीकांत के इसी तरीके की वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, बाय।